10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ का व्रत था दोस्तों, सभी को मालूम होगा। और एक व्यक्ति मेहनत मजदूरी करने के बाद घर लौट रहा था। पत्नी से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए करवा ले आऊँगा और तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खाने के लिए मिठाइयाँ ले आऊँगा और तुम्हारा व्रत मैं खुलवा दूँगा, तुम चिंता मत करो। सारा सामान लेने के बाद वह पति अब अपने घर की तरफ साइकिल पर सामान रख करके लौट रहा होता है। मेहनत मजदूरी करने वाला वह जो आदमी था वह था। आकर के वह अब घर के अंदर चुपचाप आता है, पत्नी को सरप्राइज़ देना चाहता था। और वह जैसे ही घर के अंदर आता है, पहुंचता है और अपनी पत्नी के कमरे की तरफ जाता है तो वहां पर वह पत्नी के कमरे में से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनता है। वह पत्नी को सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन पत्नी ने ही उसको सरप्राइज़ दे दिया था। वो कैसे दिया था? जब वह एकदम से दरवाज़ा खोलता है तो उसकी पत्नी अपने जेठ के साथ करवा चौथ का व्रत खोल रही थी कमरे के अंदर। यह देखने के बाद जो वह पति था मजदूर, उसके हाथों से करवा छूट जाता है, फर्श पर गिरकर टूट जाता है, मिठाइयों का डब्बा भी गिर जाता है और वह खुद भी अब धड़ाम से घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जब यह व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है तो यहाँ पर जो घटित होता है पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो से हमें शिक्षा भी मिलने वाली है कि पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वरना कुछ भी कांड हो सकते हैं घर के अंदर। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के अमेठी के अंदर जामो थाना क्षेत्र पड़ता है और जामो थाना क्षेत्र के अंदर टिकरा गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर यह घटना घटित होती है, जहां पर अमरजीत नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र है 25 साल और उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह अपनी दादी के साथ रहा करता है। दादी जो कि बूढ़ी बड़ी है और जिसकी आंखों से अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं देता है। अब 2021 में इस लड़के अमरजीत की शादी होती है आरती कनौजिया नाम की एक 24 साल की लड़की के साथ। आरती कनौजिया जो कि सुल्तानपुर की रहने वाली थी। और दोस्तों अब इन दोनों की शादी हो जाती है। घर के अंदर पति पत्नी है और घर के अंदर एक बूढ़ी दादी है। यह तीनों लोग आराम से घर में रहने लगते हैं। बहुत ही हंसी खुशी, और जो पत्नी होती है अपने पति से खूब ढेर सारा प्यार करती है। जब वह रात को सोया करते हैं तो बड़े बड़े दम्भ भरती है कि मैं आपके अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती, आप ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे हो। इस तरह की इनके बीच में चर्चाएं चलने लगती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है। 2021 की जगह पर 2022 आ जाता है और 2022 आते आते अब जो अमरजीत होता है वह कहता है अपनी पत्नी से कि देखो मेरे पास खेती बाड़ी तो बहुत कम है, थोड़ी बहुत 2-4 बीघे है, उनमें तो इतना खाना हो सकता है भाई अनाज हो जाएंगे परिवार के लिए, और उसके अलावा हम ना तो फसल बेच सकते हैं क्योंकि इतनी फसल होती नहीं हमारी ज़मीन पर। तो अब हमारे बच्चे भी होंगे तो ऐसा ना हो कहीं कल को हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी आए, इससे तो अच्छा मैं नौकरी कर लेता हूं। और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं नौकरी करने के लिए गुजरात जाना चाहता हूं, वहां पर हमारे गांव के कुछ लोग नौकरी करते हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि आप यहां पर आ जाओगे तो आपको अच्छी सी हम नौकरी दिलवा देंगे, चिंता मत करो। तो क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ? जो पत्नी होती है वह कहती है हाँ जी बिल्कुल जाओ आप, यहाँ तो दादी जी हैं और मैं दादी जी के साथ रह लूँगी और आप कमाओ और आगे रास्ता बनाओ अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। तो उसके बाद यह अमरजीत जो होता है तैयार होकर के और वह गुजरात की तरफ निकल जाता है। अब अमरजीत गुजरात जाता है, वहाँ पर उसको अच्छी सी नौकरी मिल जाती है। दोनों पति पत्नी खुश हैं। वह वहाँ से फ़ोन किया करता अपनी पत्नी आरती के पास और दोनों खूब हंस कर 1-1 घंटे तक शाम को बातें किया करते हैं। इसी तरह से समय गुजर रहा होता है दोस्तों। रोज़ रोज़ फ़ोन पर बातें होती रहती हैं, रोज़ रोज़ दोनों हंसते हैं बोलते हैं और खूब उनका मन लग रहा है। और जो अमरजीत होता है वहाँ से पैसे जो मिलते हैं पेमेंट के, वो पैसे घर पर भेज दिया करता है। अब आ जाता है 1 साल गुजरने के बाद 2023 में एक दिन अचानक ऐसा होता है, जो उसकी पत्नी होती है आरती, वह अपने पति अमरजीत के पास फ़ोन करती है रात के 7 बजे के आसपास, जब अंधेरा हो चुका था। अमरजीत कहता है क्या हुआ आरती? तो आरती कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द उठ रहा है, मैंने कई बार टैबलेट भी ले ली हैं जो दर्द वाली होती हैं, लेकिन ये दर्द बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अब क्या करूँ मैं, कैसे करूँ? अमरजीत कहता तुम घबराओ मत। और उसके बाद आरती ये भी कहती है घर में दादी है, अकेली है, दादी कहीं अब कहाँ ले जाएगी मुझे, रात का समय है, अगर शहर भी जाना होगा तो किसकी सवारी में ले जाएगी, और दादी को तो दिखता भी नहीं अच्छे से। अब जो अमरजीत होता है वह कहता घबराओ मत,
तुम एक बार फ़ोन रखो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करता हूँ। उसके बाद अमरजीत अपने चाचा के लड़के, जिसका नाम होता है राजेंद्र, जो कि 27 साल का था, अमरजीत से 2 साल बड़ा था, यानी कि अमरजीत की पत्नी आरती का वह जेठ लगता था, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। वह अब अपने चाचा के लड़के राजेंद्र के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि अरे भाई, एक काम है आपसे। राजेंद्र कहता है कि बताओ अमरजीत, क्या बात है, तुम वहाँ पर ठीक तो हो ना? अमरजीत कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर एक काम ऐसा आ गया है जिसको तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। राजेंद्र कहता है बताओ क्या बात हो गई। अमरजीत कहता है कि मेरी पत्नी आरती के पेट में बहुत ज़ोर का दर्द है, उसने गोलियां भी ले ली हैं दर्द की, जो पेन किलर होती हैं, लेकिन कोई आराम उसको पड़ नहीं रहा है। तुम ऐसा करो, आरती को लेकर शहर वाले क्लिनिक पर चले जाओ। और डॉक्टर का नाम बता देता है। उसी डॉक्टर के पास यह परिवार जाया करता था। उसके घर के अंदर ही क्लिनिक था, यानी कि घर के बाहर वाले हिस्से में एक दुकान बनी हुई थी, उसमें क्लिनिक बनाया हुआ था। वहीं पर घर, वहीं पर क्लिनिक था। पहले तो राजेंद्र ये कहता है कि भाई मैं जेठ लगता हूँ आरती का, मैं कैसे ले जाऊंगा उसको। लेकिन अगले ही क्षण जो अमरजीत होता वह कहता है कि जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती भाई, और जेठ लगते हो तो तुम क्या उसको खा जाओगे? चुपचाप बाइक पर बैठा ले जाना और दवाई गोली करवा ले आना। तो अब जो राजेंद्र होता है कह देता है ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा तुम्हारा। और उसके बाद अपनी पत्नी के पास अमरजीत फ़ोन करके कहता है आरती तुम्हें लेने के लिए राजेंद्र आएगा, उसकी बाइक पर बैठ जाना और तुम्हें वो दिखा लाएगा शहर। अब तो राजेंद्र अपनी बाइक से स्टार्ट करता है और आरती को बुलाकर बाइक पर बैठा लेता है और ये दोनों निकल जाते हैं गाँव से शहर की ओर। रास्ता बड़ा सुनसान था। शहर में पहुँचने के बाद, शहर ज़्यादा दूर नहीं था, 6 किलोमीटर दूर था बस। शहर पहुँचने के बाद वह जो डॉक्टर था वह अपने क्लिनिक को सिर्फ बंद करने ही वाला था, लेकिन इतने में यह लोग पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के राजेंद्र कहता है कि डॉक्टर साहब 1 मिनट रुकिए, आप आरती को देख लीजिए, इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब जो डॉक्टर होता है कोई पेन किलर का इंजेक्शन वगैरह कोई भी दवाई गोली आरती को लगा देता है और आरती को 10 मिनट के अंदर अंदर आराम हो जाता है। आरती को जैसे ही आराम हो जाता है तो उसके बाद राजेंद्र कहता है कि चलें अब आरती कहती है हाँ जी चलिए। उसके बाद राजेंद्र बाइक पर आगे बैठ जाता है और पीछे आरती बैठ जाती है और फिर ये गांव की तरफ रवाना होने लगते हैं। अब रास्ते में आरती और राजेंद्र दोनों हंसने लगते हैं। राजेंद्र कहता है कि अब तो तुमने मुझे छू लिया है, अब तो तुम्हें मुझे कुछ देना ही पड़ेगा। इस बात का बुरा आरती बिल्कुल नहीं मानती है और वह एकदम से कह देती है कि हाँ बताइए जेठ जी आपको क्या चाहिए। उसके बाद जेठ कहता है कि किसी दिन टाइम आने पर मैं मांग लूँगा। और उसके बाद हंसते हंसते यह बाजार से गाँव की तरफ लौट रहे थे, क्योंकि आरती भी अकेली थी, तनहा थी। पति तो सालों सालों भर नहीं आया करता था, तो आज उसको ऐसा लग रहा था कि उसको कोई हम उम्र का आदमी मिल गया है जिसके साथ वह हंस बोल सकती है। अब तो वह गांव में आ जाते हैं। गांव में आने के बाद आरती अपने घर चली जाती है और अब होती है दूसरी सुबह जो राजेंद्र होता है फिर से आरती के घर के आसपास कराता है और आरती को देख करके फिर से मजाक ठिठोली करता है कि तुमने मुझे छू लिया था, अब तुम्हें उसके बदले में कुछ ना कुछ मुझे देना ही होगा। आरती फिर भी उससे मजाक करती है कि मना किसने किया है, आपको जो कुछ चाहिए बताओ आप। इस तरह से 2-3 दिन तक लगातार इनकी ठिठोलियाँ चलती हैं और 2-3 दिन ठिठोलियाँ चलने के बाद अब जो आरती होती है उससे जब राजेंद्र कहता है कि तुम्हें कुछ देना होगा तो आरती कह देती है कि रोज़ रोज़ का झंझट ही ख़त्म कर दो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें जो कुछ चाहिए आज रात को मैं तुम्हें दे दूंगी अगर तुम्हें चाहिए तो। अब यह बात सुनने के बाद राजेंद्र को भी थोड़ा सा लालच आ जाता है और उसके बाद शाम को 8 बजे का समय था। 8 बजे से आरती अपने पति अमरजीत से बात कर रही थी। 1 घंटे तक बात करती है, 1-1.5 घंटे तक तो 9:30 बज जाते हैं। 9:30 बजने के बाद वह अब फ़ोन कर देती है अपने जेठ राजेंद्र के पास और राजेंद्र से कहती है कि तुम इतने दिनों से कह रही हो कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, अगर तुम्हें लेना है तो घर के अंदर आ जाओ। अब उसके बाद जेठ जो राजेंद्र होता है उसके मन में चोर था पहले से ही और वह चुपके से दबे पांव आरती के दरवाजे पर पहुंच करके फ़ोन करता है, आरती मैं दरवाजे पर आ चुका हूं, कुंडी खोल दो। और उसके बाद आरती चुपके से जाती है। पहले तो देखती है बूढ़ी अम्मा के कमरे में, बूढ़ी अम्मा सो चुकी थी और उसके बाद चुपके से कुंडी खोलकर अपने जेठ को अपने कमरे में ले आती है और कमरे में लाने के बाद अब जो जेठ को चाहिए था पूरी रात भर वह आरती से वो लेता है और सुबह 5 बजे वह घर से अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब एक बार जो ये लेना देना था यह जब हो चुका था तो अब तो यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगता है, अनैतिक संबंधों का, और रोज़ रोज़ आरती अपने जेठ को बुला लेती है और कई बार तो दिन में जब दादी सास
पास अगर गांव में किसी से मिलने जाती तो दिन में भी जेठ को बुला करके वही कर्म कांड कर डालते। इस तरह से इनका सिलसिला अब चालू हो जाता है और अब तो आरती अपने पति से कम बात करती है फ़ोन पर और जेठ से 2-2 घंटे तक फ़ोन पर लगी रहती है। अब धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता है और 2024 का करवा चौथ आ जाता है। 2024 को पति अपनी पत्नी के पास पैसे भेजता है और कहता है कि मैं अब की बार आ नहीं रहा हूँ और तुम्हें पैसे भेज दूंगा और तुम करवा चौथ मना लेना और वीडियो कॉल कर लेना और मेरा मुंह देख लेना और अपना व्रत खोल लेना। उसके बाद आरती अपने प्रेमी राजेंद्र जेठ के पास फ़ोन करती है और कहती है कि अब की बार मैं तुम्हारे साथ ही करवा चौथ मनाऊंगी। राजेंद्र भी खुश हो जाता है, उसकी शादी नहीं हुई थी। वह कहता है कि करवा चौथ कैसे मनाते हैं मुझे आज पता भी लग जाएगा। 2024 में करवा चौथ का समय आता है। शाम के समय आरती अपने फ़ोन से लाइव वीडियो करके अपने पति का चेहरा देखती है और उसे दिखाती है कि देखो मैंने करवा चौथ का व्रत खोल लिया है। लेकिन अभी उसका असली व्रत खुलना बाकी था। उसके बाद उसके घर में उस जेठ को बुलाया जाता है और जेठ वहाँ पर आता है और उसके बाद छल्ली में से अपने जेठ का चेहरा देखती है और उसके हाथों से पानी पीती है और फिर जेठ उसके लिए खाने के लिए बहुत सारा सामान भी लेकर आया था और फिर उस घर के अंदर मनाई जाती है जेठ के साथ पूरी रात भर करवा चौथ। और दोस्तों इस तरह से उसने अपना करवा चौथ का व्रत उस 2024 की रात काली रात को खोला था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसी तरह से मामला चल रहा होता है। 1 साल और गुजर जाता है। 1 साल गुजरने के बाद अब जो पति अमरजीत होता है वह छुट्टी लेकर आता है कि देखो पिछली करवा चौथ भी रह गई थी, अब की बार अपनी पत्नी के पास ही जाऊँगा और उसके साथ ही करवा चौथ का व्रत खोलूँगा और मैं भी उपवासा रहूँगा। लेकिन वह अपने मन में एक प्लान बनाता है कि अब की बार देखता हूँ, पत्नी को बताऊंगा नहीं कुछ भी और बिना बताए उसके पास पहुँच जाऊंगा, उसको सरप्राइज़ दूंगा और उसके लिए कुछ सामान खरीद लेता हूँ, करवा वगैरह और जो कुछ कपड़े भी कुछ मिठाइयाँ भी वह खरीद लेता है और फिर वह अपने गांव की तरफ लौटता है। रात को तकरीबन 9 बजे का 9, साढ़े 9, 10 बजे का समय था। पहुंचते पहुंचते जैसे वह घर की तरफ जा रहा था उसकी पत्नी बार बार उसके पास फ़ोन कर रही थी, लेकिन वह हंस कर के फ़ोन नहीं उठा रहा था। वह सोच रहा था कि इसको एकदम से सरप्राइज़ दूंगा और घर जाकर ही इसका व्रत खुलवाऊंगा, सामान भी दूंगा, खुशी मिलेगी। अब वह अपने गाँव की तरफ चलता आ रहा था। स्टेशन से साइकिल उठाई, साइकिल पर सामान रखा और सामान लेकर गाँव की गलियों में आता हुआ अपने घर पहुँच जाता है। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंधी माँ थी दादी और वह आराम से अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी और वह सीधा दबे पांव चुपचाप साइकिल को खड़ा करता है और पहुंच जाता है पत्नी के कमरे की तरफ। अब वह उसको सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन यहाँ तो पत्नी ने उल्टा उसको सरप्राइज़ दे दिया, क्योंकि पत्नी के कमरे के पास जैसे ही ये पहुँचता है तो पत्नी के कमरे में से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें उसको आ रही थी। आवाज़ें ये आ रही थी कि उस लड़की ने यानी कि उसकी पत्नी आरती ने अपने जेठ को बुला लिया था। बार बार जब अपने पति पर फ़ोन कर रही थी वह फ़ोन उठा नहीं रहा था, तो एकदम से आरती कह देती है कि वो पता नहीं कब उठाएगा, ऐसा करो तुम आ जाओ और तुम मेरा करवा चौथ का व्रत खुलवा दो। और जेठ को बुलाकर उसके हाथ से पानी पीकर और उस कमरे के अंदर करवा चौथ का व्रत खोला जा रहा था बड़ी ज़ोर ज़ोर से। अब यहाँ पर यह जो पति होता है यह पहुँच जाता है, इसको अजीब अजीब सी आवाज़ें उस कमरे के अंदर से सुनाई देती हैं, तो एकदम से दरवाजे को हाथ लगाता है तो दरवाज़ा अंदर से कोई बंद नहीं था, क्योंकि उस घर के अंदर कोई था ही नहीं। बूढ़ी सास थी, वो चल फिर नहीं सकती थी रात में अंधेरे में, क्योंकि वह अंधी थी, थोड़ा बहुत दिखता था उसको, तो वह आराम से ऐसे किवाड़ फेर दिया करते थे, लगाया नहीं करते थे अंदर से। तो एकदम से दरवाज़ा खुल जाता है और जैसे दरवाज़ा खुलता है तो अंदर मल्ल युद्ध चल रहा था उसकी पत्नी और उसके जेठ का। यह सारा दृश्य, नग्नता भरा दृश्य देख करके जो यह पति होता है अमरजीत, इसके हाथ से करवा छूट जाता है और ज़मीन पर धड़ाम से गिरकर फूट जाता है और जो डब्बे थे मिठाइयों के और कपड़ों के जो थैली थी वो भी छूट जाती है और वो भी धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है और ऊपर से अमरजीत अपना सर पकड़ करके घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता है और ज़ोर से चीख पुकार करने लगता है। लेकिन दोस्तों इतने में वह कपड़े पहन रहे थे उठ करके, इतने में ही इस पति अमरजीत को एक होश आता है कि ऐसी आज के समय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जब इस तरह से पकड़ा जाता है पत्नी को प्रेमी के साथ तो वो मिल करके हत्या कर देते हैं। वो तुरंत दबे पांव उल्टा भागता है और गली में निकलकर बाहर खड़ा हो जाता है और वहां से चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ को सुन करके गली मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वह सबको अपनी पत्नी की करतूत बताता है। पत्नी और जेठ दोनों घर से बाहर निकलते हैं
मानो जैसे कौन सा युद्ध लड़कर आए हों, कितना महान काम उन्होंने किया हो, और बड़ी आसानी से वो बाहर निकल आते हैं, उनको शर्म थी ही नहीं। अब जैसे ही वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, इतने में उसकी पत्नी कहती है, उल्टा जवाब देती है भरी भीड़ में, यानी कि वहाँ पर मोहल्ले के लोग भी खड़े हुए थे। पत्नी कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक एक दो दो साल के लिए मुझे छोड़कर निकल जाते हो, क्या मेरी ज़िंदगी नहीं है? मेरी उम्र क्या इस तरह से विधवापना काटने के लिए है? मानो जैसे मैं तो विधवा हो गई हूँ, मेरा कोई है ही नहीं और रंडापा काट रही हूँ, तुम तो मुझे छोड़कर इस तरह से निकल जाते हो। मैंने ऐसे तो नहीं कहा था कि तुम दो दो साल तक वापस घर मत आना। हाँ, कमाने के लिए तुम गए थे, मैंने ये नहीं कहा था, लेकिन इतने इतने दिन तक तुम बाहर रहोगे। अब तो यह बातें ज़ोर ज़ोर से वह पत्नी चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है अड़ोस पड़ोसी लोगों से, और बार बार यही कह रही होती है कि औरत करेगी क्या अकेली रहेगी, तो उसको जब उसकी खुशियाँ नहीं मिलेंगी, वो जीकर ऐसे जीवन से वो क्या करेगी और ऐसे जीवन को किस तरह से जिएगी। अब तो यह बात सुन करके जो अमरचंद होता है, अमरजीत जो होता है, उसकी बस होश फाख्ता हो जाते हैं। गांव के लोग कुछ दांतों तले उंगलियां दबाकर हंस रहे होते हैं, कुछ दीवार के पीछे खड़े होकर मजाक कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि भाई जब पत्नी को ऐसे अकेला छोड़कर जाएगा तो वो क्या करेगी, वो ऐसा ही काम करेगी। अब उसके बाद दोस्तों अमरजीत सीधा पुलिस थाने में जाता है और जाकर के अपनी पत्नी की सारी करतूत बताता है। पुलिस वाले इसकी पत्नी और इसके पत्नी के जेठ को बुलाती है पुलिस, और उसके बाद इनको समझाती है भाई ऐसा मत करो। जेठ से भी कहा जाता है तुम्हारे भाई का घर खराब हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर पत्नी कह देती है कि अब मैं अपने जेठ से ही शादी करूँगी, मुझे इस अमरजीत के साथ रहना ही नहीं है, इसके साथ मुझे 2 पल की खुशी तक नहीं मिली, क्या करूँगी इसके साथ रह करके। बिल्कुल पैसा ही कोई ज़िंदगी थोड़े होता है, शरीर का सुख भी चाहिए होता है। अब तो पुलिस के सामने जब यह बात कह दी जाती है तो पुलिस वाले क्या करें दोस्तों, इसमें कोई भी अगर बालिग लड़की या लड़का है अपनी मर्जी से रहना चाहता है तो रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यह जेठ के साथ मंदिर में जाकर शादी कर लेती है और पति अकेला रह जाता है। अब पति कमाने जाए या घर रहे, अब कुछ भी करे, उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों यहाँ पर पति जो था अमरजीत, उसने कोई गलत काम नहीं किया था। वह चाहता था कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है ज़्यादा, खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं है, खाने के लिए अन्न तो हो जाता, लेकिन इतना नहीं हो पाता कि अपने परिवार को आगे तक चला पाए। तो इससे अच्छा मैं कमाऊं बाहर जा कर के, मेरी पत्नी का जीवन सफल होगा, कोई बच्चा पैदा होगा तो उसकी भी लाइफ बन जाएगी। लेकिन उसने ये गलती कर दी कि जब शादी होती है तो उस समय पत्नी और पति का यौवन उफान पर होता है। उस समय अगर आप कमाऊ पूत बनोगे तो यहाँ पर घटना घटी जाएगी। शादी होने के तुरंत बाद इस तरह से पत्नी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय यौवन उफान पर रहता है। उसके पास रहें, उसके दुख दर्द को समझें और उसके साथ जीवन बिताएं। कमाई कम कर लें और उसके बाद जब समय बीत जाए, बच्चे हो जाएं, तो कमाई करने जा सकते हैं। वरना तो ऐसे ऐसे किस्से भी देखे गए हैं कि पत्नियों की, पति पत्नी की जब शादी को 15-15, 20-20 साल भी गुजर जाते हैं, पति छोड़कर जाता है, तो वहाँ पर भी घटनाएं घटती हैं। तो सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये है, भैया अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर कमाऊ पूत ना बने, अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाएं। और शादी होने के तुरंत बाद तो ये घटना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना घटना घट जाती है। थोड़ा सा सावधानी से और विवेक से ये बातें सोचनी चाहिए। दूसरी बात मैंने ये कहा था कि अपनी कोई पत्नी है या फिर कोई बेटी है, बहू है, उसके साथ किसी तीसरे की एंट्री नहीं होनी चाहिए, वरना तीसरे की एंट्री होते ही घर बर्बाद हो सकता है। यहाँ पर पत्नी के पेट में दर्द था तो उसने अपने चाचा के लड़के को भरोसेमंद समझ करके पत्नी के साथ भेज दिया और यहीं पर यह घटना घट गई। पत्नी को मौका मिल गया, लूप होल मिल गया। तो इस तरह से भी घटनाएं घटती हैं। अकेला ना छोड़ें, साथ जाएं, साथ भी उसके जो कि दुख दर्द है, जो भी बीमारी हारी है, उसको साथ करवाएं, उसको अकेला ना छोड़ें। बहुत बुरी घटना घट जाती है कई बार। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है कुमार विमल, राम भाई साहब, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुर्योधन हमारे भाई कमेंट करते हैं, नमस्ते सर, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं, आपके वीडियो से सीख मिलती है। उत्तर प्रदेश, पनियारा, महाराजगंज। और उसके बाद हमारे साथ दिलीप, राजपूत, जिला खंडवा, गोकुल गांव भाई साहब, राम जी, राम भाई साहब। खेमराज भाटी, गुज्जर चिट्टी, जीबी नगर, यूपी 16 से। राम मोहम्मद यासीन, लाहौर, पाकिस्तान से हैं। उसके बाद मोहराम अंसारी हमारे भाई कमेंट करते हैं, वेरी नाइस स्टोरी, और नागपुर से रहने वाले हैं
अंसारी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उसके बाद सुंदरलाल अहिरवार, ग्राम मडदेवरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से। सर मेरा नाम 3-4 दिन से नहीं आपने बोला है, हर वीडियो में मैं कमेंट करता हूं। जी सुंदरलाल, मैंने अब आपका नाम इस वीडियो में ले लिया है, और कई बार ऐसा होता है कई वीडियो एक साथ बनाता हूं तो कुछ नाम रिपीट नहीं कर पाता हूं, तो उसमें गलती हो जाती है। उसके बाद साहिल गेड़े हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद साहब सिंह, जिला बिजनौर से कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। कलमुद्दीन हैं हमारे भाई, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और इनमें कोई किसी का भाई बहन नहीं होता है जी, बिल्कुल। और उसके बाद A to Z कॉमेडियन धीरज बनवाल इनका नाम है, शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। यूट्यूब पर जो हमारे वीडियोस देखते हैं और फेसबुक पर भी हमारे वीडियोस देखते हैं, वहाँ पर भी कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साहबुद्दीन में हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ जियान, और उसके बाद हमारे साथ हैं मैं और मेरे दोस्त आपके वीडियो को देखते हैं। और उसके बाद हमारे साथ है राधेश्याम शर्मा दोबारा से हैं। राम थापा नेपाल से हैं। और अरमान मलिक कमेंट करते हैं। रफ़ीक खान कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह दोबारा से कमेंट कर रहे हैं। सुशील चौधरी, भाई जी बहुत खूब सलाह दी है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। आदेश कोहली हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ है सुजीत कुमार, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। मुनमुन श्रीवास्तव हैं। अशोक कुमार कमेंट करते हैं। सलाउद्दीन खान, बिल्कुल सही बात है सुदेश भाई, आपने दिल की बात कह दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। समाधान पाटिल, भाई साहब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अभी कोई दिक्कत हो आप मुझे बताना, मैं आपका इलाज मुंबई में करवा दूंगा। समाधान पाटिल जलगांव। समाधान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और उसके बाद सुजीत कुमार दोबारा से कमेंट करते हैं। और सूरज डीओ हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं। और फिजी जो आयरलैंड है वहाँ से रहने वाले हैं, वैसे इंडिया के ही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।